अगला यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी, तो हेडिंग डालिए वर्क। वर्क की कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। हम कहते हैं कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया एंड बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड, देन वर्क इज सेड टू बी डन। हम कितना भी फोर्स कितनी भी देर तक लगाए रहें, अगर उस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो है। एक दीवार को आप सुबह से शाम तक धक्का देते रहे, दीवार अपनी जगह खड़ी हो, वो तो खिसकी नहीं, तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग आपने कोई वर्क नहीं किया है। आप एक पत्थर को लुढ़काने की कोशिश करते रहे लेकिन वो उसे आप अपनी जगह से हिला नहीं पाए। आपने कोशिश करी, आपकी एनर्जी खर्च हुई, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से आपका वर्क डन जीरो है। हालांकि एक केस ऐसा भी आता है जिसमें फोर्स भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, लेकिन फिर भी वर्क जीरो होता है, वो डिस्कस करेंगे। तो लिख लो एक लाइन, इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, if force is applied on a body and the body is displaced then work is said to be done. Then work is said to be done. वर्क निकालने के लगभग 10 मेथड हैं। जैसी सिचुएशन होगी वो मेथड लगाएंगे, लेकिन सबसे पहला आप लिखें स्केलर मेथड। स्केलर मेथड, स्केलर मेथड को लगाने के लिए 3 चीजें पता होनी चाहिए। कितना फोर्स अप्लाई किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल था। 3 चीजें कौन कौन सी? कितना फोर्स अप्लाई किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल था। जरा देखें इधर को, एक बॉडी है, फोर्स अप्लाई किया F, डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें D, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है थीटा, तो वर्क होता है FD cos थीटा। FD cos थीटा लिख लेना, 2 मिनट देंगे लिखने के लिए, जरा समझ लें कौन कौन सी 3 चीजें, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड cos थीटा। अब यहीं से कॉन्सेप्ट अराइज होता है पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। अब जरा देखें, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री का मतलब हुआ कि जो फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। जब थीटा 90 से छोटा होता है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो ये फोर्स इधर चला गया, यानी फोर्स इज अप्लाइज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कॉस 90 से बड़ा होता है निगेटिव, वर्क हो गया निगेटिव। अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 होता है 0, वर्क हो गया 0, यानी फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द मोशन। ठीक, लिखो, 2 मिनट दे रहे हैं, फिर इनके एग्जाम्पल समझाते हैं डेली लाइफ के।
चलिए अब इसके जरा एग्जांपल समझिए। एक ब्लॉक को हमने नीचे से ऊपर उठाया, एक ब्लॉक को हमने नीचे से ऊपर उठाया, तो हमने फोर्स किधर लगाया? हमने फोर्स ऊपर लगाया। हमने फोर्स ऊपर लगाया और बॉडी भी किधर गई? ऊपर, तो हमारा वर्क हुआ पॉजिटिव। फिर से सुने, एक ब्लॉक को नीचे से ऊपर उठाया तो हमने फोर्स किधर लगाया? ऊपर। बॉडी किधर गई? ऊपर, हमारा वर्क हुआ पॉजिटिव। अब इसी में जरा देखें ग्रेविटी का वर्क। ब्लॉक को जब हमने ऊपर उठाया तो ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे लग रहा था और बॉडी किधर जा रही? ऊपर, तो ग्रेविटी का वर्क हुआ निगेटिव। तो जब हम किसी ब्लॉक को ऊपर उठाते हैं तो हमारा वर्क होता है पॉजिटिव, जबकि ग्रेविटी का वर्क होता है निगेटिव। ऐसे ही इस ब्लॉक को हमने ऐसे छोड़ दिया, ब्लॉक को हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। बॉडी किधर जा रही है? नीचे। ग्रेविटी का वर्क हुआ पॉजिटिव। तो जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होता है, और जब हम किसी बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो हमारा वर्क पॉजिटिव होता है, जबकि ग्रेविटी का वर्क निगेटिव होता है। क्लियर हो गई बात? तो पहला एग्जांपल समझ में आ गया कि व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड अप, द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव while work done by gravity is negative. When a body falls down, the work done by gravity is positive. जैसे कहा जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट एक्ट करता है। तो समझ में आ गया पॉजिटिव वर्क निगेटिव वर्क। जब कोई बॉडी सर्किल में मूव करती है तो सेंट्रीपेटल फोर्स का वर्क डन 0 होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स का वर्क डन 0 होता है, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट करेगा सेंटर की तरफ, जबकि बॉडी मूव कर रही है सरकमफेरेंस पे, तो सरकमफेरेंस और रेडियस के बीच एंगल 90 होता है। ऐसे ही क्लास 12th में आपको पढ़ाया जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 होता है। चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 होता है। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल हमने बता दिए, कुछ एग्जाम्पल और सोचना है आपको और लिखना है। सीधी सीधी बात हमने बता दी आपको कि जिधर बॉडी जा रही है उधर ही फोर्स लगा रहे हो तो वर्क डन पॉजिटिव है, उसके अपोजिट लगा रहे हो वर्क डन निगेटिव है, और परपेंडिकुलर लगा रहे हो तो वर्क डन 0 है। सेकंड मेथड इज वेक्टर मेथड। ये वैसे वेक्टर्स में पढ़ा चुका हूं। वेक्टर मेथड में फोर्स वेक्टर चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। एक बॉडी थी ए पे, फोर्स लगाया वेक्टर एफ, बॉडी पहुंच गई बी पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वेक्टर ए बी। या तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन होगा, वरना ए और बी के पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे। उम्मीद है भी भूले नहीं होंगे। कैसे निकालने का तरीका बताया था? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट।
तो या तो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा या फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे, उससे डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। वर्क इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये ध्यान रखना, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट आया है। हमने कभी आपको पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी निकलती है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी निकलती है। लिख लें इसे। यूनिट तो पता है वर्क का, न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर। इसे जूल भी लिख देते हैं। क्यों जूल लिख देते हैं, इसका जिक्र हमने किया था जब आपको डायमेंशन पढ़ाई थी कि वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, तो इसलिए इसका यूनिट जूल भी लिख देते हैं और फॉर्मूले के हिसाब से इसका यूनिट आता है न्यूटन मीटर। देख गया? नोट करके एक लाइन लिख लें, द अबव टू मेथड्स, द अबव टू मेथड्स are applicable when force is constant। ये जो स्केलर मेथड पढ़ाया और ये जो वेक्टर मेथड पढ़ाया, ये दोनों ही तब लगेंगे जब फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि अगर चीज़ें वेरिएबल होंगी तो फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो नंबर 3, इंटीग्रेशन मेथड। जिसे कैलकुलस मेथड भी कहते हैं, आपको पता है, मैं जिक्र कर चुका हूं नाम। वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स x1 टू x2, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। किसे? फोर्स को। किसके रिस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। फोर्स को इंटीग्रेट किया है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। थर्ड मेथड लिख लें, इंटीग्रेशन मेथड। फोर्थ मेथड, इट इज ग्राफिकल मेथड। एक ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। चलो ये ग्राफ है, हमें वर्क निकालना है x1 से x2 तक। तो x1 पे एक वर्टिकल लाइन खींचो, x2 पे एक वर्टिकल लाइन खींचो। जो एरिया है एरिया रिप्रेजेंट करेगा वर्क। कौन सा वर्क? x1 से x2 तक का। जैसे हमने पढ़ाया था काइनेमेटिक्स में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। लिख लें, एरिया बिलो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया बिलो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ represents the वर्क डन। शुरू के दो मेथड जो हमने बताए वो तभी लगेंगे जब फोर्स कांस्टेंट है। ये मेथड हम तब लगाएंगे जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यानी इंटीग्रेशन मेथड। ग्राफ दिया हो तो ग्राफ में कैसे निकालेंगे? नंबर 5,
यूज ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, according to the theorem, the work done on a body is equal to the change in its kinetic energy, the change in its kinetic energy, यानी वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। लिख लें, तो वर्क निकालने के हमने कहा लगभग 10 मेथड हैं, इसमें 5 मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाए हैं आपको, तो पहले इन पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर सेकंड लेक्चर में बाकी मेथड बताएंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग अलोंग ईस्ट displaces a body by 30 meter towards northeast, calculate work। Question number 2, a force of 60 Newton displaces a body by 40 meter and the work done is 1200 joule, find angle between force and displacement। Question number 3, a force 3i minus 2j plus 5k displaces a body by xi plus 4j minus k। Find x if work done is 20 यूनिट्स। देखो जी, जूल हम तभी लिख सकते थे जब फोर्स के आगे न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के आगे मीटर लिखा होता, अदरवाइज यूनिट्स होगा। नेक्स्ट, a force 4i minus j plus 3k displaces a body from A 121 to B 253। Find work done।
इसे पढ़ना बता चुका हूं। 1 2 1 का मतलब है i प्लस 2j प्लस के, 2i प्लस 5j प्लस 3k, वेक्टर में बता चुके हैं। जो चीज़ें पहले पढ़ा चुके हैं वो सारी यूज होती हैं, इसलिए पढ़ाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ फोर्स के displaces a body from x, 1, 2 to b, 2, 3, 1. Find x if work done is 0. Find x if work done is 0. पहला और दूसरा क्वेश्चन स्केलर मेथड पे दे रखा है, ये तीन क्वेश्चन हमने वेक्टर मेथड पे दिए हैं। अगला क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय F इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, F इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। फाइंड वर्क डन in displacing the body from 1 meter to 3 meter, 1 meter to 3 meter. Question number 7, force displacement graph of a body is a straight line having end coordinates, एंड कोऑर्डिनेट समझ गया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट करके होता है। एंड कोऑर्डिनेट्स 2 मीटर, 100 न्यूटन एंड 10 मीटर, 1000 न्यूटन। कैलकुलेट वर्क डन। Question number 8. A block of mass 4 kg was moving with a velocity 6 meter per second. Calculate final velocity if number 1 work equals to 24 joule was done. Number 2 work equals to minus 26 joule was done. Question number 9. Displacement of a body of mass 2 kg is given by x equals to t cube minus t square plus 2t plus 6. Calculate
वर्क डन फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड. Give 2 examples of each. Positive work, negative work, zero work. ये 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए. नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें डिस्कस करेंगे. कुछ दिन पहले मैंने ऑडियो मैसेज आपको दिया था कि आपका वर्कलोड मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ. बहुत ज़्यादा मैंने इंक्रीज नहीं करा, 15-20 मिनट का फ़र्क पड़ा है. इस इंक्रीज को 30 मिनट तक लेके जाएंगे इस टॉपिक में. तो आप फिलहाल आपको आधे घंटे का टाइम देते हैं, पूरे आधे घंटे का. जितने मेथड मैंने 5 पढ़ाए हैं, पांचों मेथड पे ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है. पहला और दूसरा स्केलर मेथड पे है, तीसरा चौथा पांचवा वेक्टर मेथड पे है, 6th क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे है, 7th ग्राफिकल है, 8th 9th 10th वर्क एनर्जी थ्योरम पे है. तो इससे ज़्यादा आसान तरीका क्या दे सकते हैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, जिसमें पता है आपको किसमें क्या अप्लाई करना है. इन्हें आप आराम से करिए. टेक 30 मिनट्स. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो स्टार्ट सॉल्विंग द असाइनमेंट.